हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम 2024 में आएंगे, 100% है कि एग्जाम आपके 2024 में आएंगे, उसे हम पढ़ रहे हैं जिससे कि हम एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम वही सवाल पूछता है जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मानव जनन तंत्र ये इम्पोर्टेंट है, इससे आपके सवाल बने हैं, हर साल बने हैं। तो इसमें हमें दो जनन तंत्र पढ़ना है, एक नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? नर जनन तंत्र पढ़ेंगे। बोले तो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे। नर जनन तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अंग आते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं कि नर जनन अंग कह सकते हैं, निम्नलिखित अंग आ सकते हैं। तो इसे हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। इसमें हम कह सकते हैं प्राथमिक जनन अंग, इसे दूसरा हम कह सकते हैं द्वितीयक जनन अंग या सहायक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग मतलब कि इसकी प्राथमिकता सबसे ज्यादा है। प्राथमिक जनन अंग में है वृषण, बोले तो टेस्टिस है। ये क्या है? मुख्य जनन अंग होता है। तो ये टेस्टिस का काम क्या होता है? इसका काम होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना, और दूसरा है नर हार्मोन का निर्माण करना। और द्वितीय अंग हम कह सकते हैं जो सहायक है। तो सहायक अंग में हम क्या कह सकते हैं? सहायक जनन अंग में क्या कह सकते हैं कि अधिवृषण, इसको क्या हम बोलते हैं? एपिडिडाइमिस बोलते हैं। ये एपिडिडाइमिस मैक्सिमम लिखा होता है। तो इसके बाद हम कह सकते हैं शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, कौपर्स ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, सीसन बोले तो पेनिस। अब इसे हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं वृषण बोले तो टेस्टिस के बारे में। इसकी संख्या क्या होती है? ये जोड़ी में होता है, एक जोड़ी होता है, मतलब दो कह सकते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं पुरुष में एक जोड़ा वृषण उदर गुहा से बाहर की ओर थैली जैसी संरचनाओं, उसे हम क्या बोलते हैं? वृषण कोश में स्थित होता है। वृषण किसमें होता है? वृषण कोश में स्थित होता है। ये शरीर के बाहर, उदर गुहा से बाहर, मतलब कह सकते हैं हम बॉडी से बाहर थैली जैसी संरचनाओं में रहता है। इसकी लंबाई क्या होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई जो होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक वृषण कई सूक्ष्म कुंडलित नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे हम शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। अब हम जान लेते हैं ये शुक्रजनक नलिकाओं के बारे में। प्रत्येक शुक्रजनक नलिकाएं जो होती हैं दो प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। पहला हम देख लेते हैं। पहली कोशिका क्या है? नर जर्म कोशिका, और दूसरी क्या है? सर्टोली कोशिका। तो ये जो नर जर्म कोशिका होती है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है शुक्राणु का निर्माण करना। देखिए यहाँ पे दिया है टेस्टिस का काम क्या है? शुक्राणुओं का निर्माण करना। तो ये उसी तरह सर्टोली कोशिका जो होती है वो शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? ये पोषण प्रदान करती हैं, जिससे कि शुक्राणु जो है स्वस्थ रहे। देखिए यहाँ पे भी दिया है नर हार्मोन का निर्माण करना। तो नर हार्मोन का कौन निर्माण करता है? तो दो शुक्रजनक नलिकाएं, मतलब कि ये जो शुक्रजनक नलिकाएं होती है, ये जो शुक्रजनक नलिका है, ये दो शुक्रजनक अगर नलिकाएं हुई, उनके बीच की खाली स्थान होता है। ये दो शुक्रजनक नलिकाओं के बीच खाली स्थान होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंतराली अवकाश कहते हैं। इसी अंतराली अवकाश में एक कोशिका पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। उसी अंतराली कोशिकाओं का काम होता है नर हार्मोन का निर्माण करना। टेस्टिस में हमने सबसे पहले ही पढ़ा, जो होता है हमारा उदर गुहा के बाहर की ओर, मतलब कि बाहर थैली जैसी संरचनाओं में वृषण कोश में स्थित होता है। मतलब ये हमारी बॉडी से बाहर होता है। क्यों बाहर होता है? क्योंकि जो होता है हमारे शुक्राणु जो होते हैं वो शुक्राणु के निर्माण के लिए अनुकूल तापमान शरीर के तापमान से 4 डिग्री सेल्सियस कम होता है। हमारे बॉडी का जो तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और ये जो शुक्राणु का निर्माण होता है इसके लिए तापमान क्या चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस और कम कर दीजिए। तो 37 माइनस आप 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 33 या 34 डिग्री सेल्सियस पे शुक्राणु का निर्माण अच्छे से होता है। इसलिए नेचर ने जो है उसे हमारे बॉडी के बाहर रखा है। अब आते हैं द्वितीयक जनन अंग या सहायक जनन अंग में। तो इसमें हम देखते हैं अधिवृषण, बोले तो इपिडिडाइमिस। इसका काम क्या होता है? यह वृषण बोले तो टेस्टिस के ऊपर होता है। कहाँ होता है? ये टेस्टिस के ऊपर होता है, तथा यह शुक्राणुओं को परिपक्व बनाता है और शुक्राणु का संग्रहण भी करता है। इसका मेन काम क्या होता है? ये शुक्राणु जो है उसे परिपक्व बनाता है। अब दूसरा हम देख लेते हैं शुक्रवाहिनी। अधिवृषण से एक लंबी नलिका निकलती है जो शुक्राणु का संवहन करती है, इसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। ये क्या करती है? ये शुक्राणु का संवहन करती है। इसका काम क्या है? संवहन करना। अब आते हैं शुक्राशय। इसे हम कह सकते हैं कि यह एक थैलीनुमा संरचना है। यहाँ पे जो शुक्रवाहिनी है, ये शुक्रवाहिनी ये शुक्राशय में खुलती है। ये जो शुक्रवाहिनी है, यहाँ से जो शुक्राणु है वो चलते हुए कहाँ आते हैं? शुक्राशय में आते हैं। तो ये कहाँ खुलता है? ये शुक्राशय में, शुक्रवाहिनी शुक्राशय में खुलती है, जहाँ पर शुक्राणु को पहुंचा देती है। ये जो शुक्रवाहिनी है इसके द्वारा शुक्राणु किस में आते हैं? शुक्राशय में आते हैं। अब हम कहते हैं शुक्राशय में शुक्राणु संग्रहित रहता है, मतलब शुक्राणु जो है शुक्राशय में है तो वहाँ पे क्या हुए? संग्रहित भी रहे, तो वहाँ पे संग्रहित रहता है। अब ये शुक्राशय है, यहाँ से एक द्रव का निर्माण होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सीमन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? वीर्य कह सकते हैं। जब इसमें शुक्राणु आ गए तो इसमें एक द्रव
द्रव का भी निर्माण होता है जिसे हम सीमन कहते हैं। उसी सीमन में जो होता है वो फ्रक्टोज पाया जाता है। ये फ्रक्टोज पाया जाता है जो शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? उनको ऊर्जा प्रदान करता है। अब आते हैं कि शुक्राशय के बगल में प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। ये शुक्राशय है, यही इसी के बगल में ही प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि, इसका काम क्या होता है? यह जो होता है ये मूत्राशय से मूत्रमार्ग तक फैली होती है। इसके द्वारा स्रावित पदार्थ में जो इसके द्वारा स्रावित पदार्थ होता है उसमें क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। ये सिट्रिक अम्ल होता है जो शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। ये क्या करता है? गति प्रदान हो गई। हमारे शुक्राणु में गति भी होती है। ठीक है। ऊपर ग्रंथि, इसका क्या काम है? यहाँ से सफेद रंग का क्षारीय पदार्थ स्रावित होता है जो मूत्र के प्रभाव को कम करता है तथा लुब्रिकेशन का काम करता है। ये क्या करता है? ये लुब्रिकेशन का काम करता है। सीसन या पेनिस इसको कह सकते हैं। तो जो मूत्र मार्ग है वो सीसन के शीर्ष पर स्थित एक छिद्र द्वारा खुलता है। तो जो पेनिस है इसके शीर्ष पर एक छिद्र होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं? मूत्र जनन छिद्र भी कहते हैं। मतलब कि एक ही मार्ग होता है या कह सकते हैं छिद्र होता है आपके जनन के लिए भी और मूत्र के लिए भी। ये काम क्या होता है इनका? ये शुक्राणु को बाहर निकालते हैं। इसके द्वारा ही, पेनिस के द्वारा ही शुक्राणु शरीर से, आपके बॉडी से बाहर निकलते हैं। अब हम कह सकते हैं कि एक बार स्खलन में 300 मिलियन स्पर्म बाहर निकलते हैं। ये जो स्पर्म है ये कितने 48 घंटे तक जीवित रहता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखिए ये शुक्रवाहिनी जो है, ये शुक्रवाहिनी, इसके बारे में जान लेते हैं। वाहिनी का मतलब क्या है? एक रास्ता है, एक नस है, समझ सकते हैं क्या है? एक लंबी नलिका है। आपने सुना होगा पुरुष नसबंदी, जो पुरुष नसबंदी होता है उसी पुरुष नसबंदी में यही जो शुक्रवाहिनी है इसी नलिका को बंद कर दिया जाता है। ये शुक्रवाहिनी नलिका को ही बंद कर दिया जाता है। मतलब कि शुक्राणु के आने का रास्ता ही बंद कर दिया जाता है। बनता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो जा ही नहीं सकता, मतलब उसका रास्ता ही काट दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अब आ जाते हैं ये प्रोस्टेट ग्रंथि। ये प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में आपने जाना होगा, जैसे कि वृद्धावस्था आ जाती है, मेल है, ये वृद्धावस्था जब आती है तो ये ग्रंथि बढ़ जाती है। किसी किसी के ये बढ़ जाती है, बड़ी होने लगती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि इनका प्रोस्टेट बढ़ गया है, तो जिससे कि उनका पेशाब उसाब रुक जाता है। जो हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं, वृद्धावस्था में हैं, उनके बारे में तो ये बीमारी मैक्सिमम होती है। ये सीमेन हम कह सकते हैं, ये जो सीमेन होता है या वीर्य, ये जो होता है ये हल्का क्षारीय होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।